हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, एग्जाम्स खत्म हो चुकी है और काफी बच्चे जानना चाहते हैं कि सर आप ऑडिट के सजेस्टेड आंसर बता दीजिए। देखे तो सही, हम लोगों ने सही आंसर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और पेपर कैसा था आपके हिसाब से बताइए। दोस्तों, मैंने एक डिटेल रिव्यू वीडियो डाला है, उसमें बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस की, लेकिन क्विकली मैं ओवरव्यू दे दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का। अगर एक वेल प्रिपेयर्ड बच्चा जिसने सभी चैप्टर्स किए हैं, क्वेश्चन बैंक किया है, एमसीक्यू बुकलेट किया है, अच्छा वेल प्रिपेयर्ड बच्चा है, तो उसको ये पेपर इजी की तरफ ज्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के पहले, एग्जाम के बीच में, साथ में हम आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं और आपको कंफर्ट देते हैं। लेकिन अब एग्जाम खत्म हो चुकी है, तो एक ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यू जरूरी है। अगर आपको ये पेपर बहुत डिफिकल्ट गया है, इसका मतलब दोस्तों आपको ऑडिट इस सब्जेक्ट पे काफी मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, आई डोंट जस्ट वांट टू क्रिटिसाइज। मैं ये नहीं बोला था कि उस इंस्टीट्यूट ने सब अच्छा किया, तुम अच्छा नहीं करो, ऐसा मत सोचो इसको। मैं ऐसा बोल रहा हूं बस कि हमको और थोड़ा बेहतर होने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि अगर ऐसा बोला जाए कि पेपर इजी था, बच्चों ने मेहनत करनी चाहिए, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं सीए इंस्टीट्यूट की साइड ले रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई सीए इंस्टीट्यूट की साइड नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, एज अ एल्डर ब्रदर, मैं चाहता हूं कि आप पास हो, अच्छा करें। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटर से फाइनल में जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ। हर साल मेरा मानना अराउंड 50,000, 50,000, 50,000 स्टूडेंट इंटर से फाइनल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको आपका नंबर हो 50,000, चलो थोड़ा लोअर साइड में भी ले ले, से अराउंड 30 to 50,000। रिजल्ट कम ज्यादा होते रहते हैं। बस आपको उसमें अपना नंबर लगाना है। अगर आप उसमें अपना नंबर लगा लोगे बेटा, तो बात बन जाएगी। ठीक है, आइए, अगर मैं देखूं 118 में से मुझे लगा कि एक ही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट ट्रिकी था, पहला क्वेश्चन ही 5 मार्क का। उसके बाद 29 मार्क्स के क्वेश्चंस मीडियम कैटेगरी की थे। मीडियम कैटेगरी थोड़े चैलेंजिंग लग सकते हैं। उसमें उसमें भी 3 एमसीक्यू, बाकी मेजॉरिटी 84 मार्क्स का पेपर इजी कैटेगरी का था। जो हमारे छोटे चैप्टर्स है, हमने इसका मैराथन लिया था बेटा। इसका मैराथन लिया था एग्जाम के एकदम बाद में, और बोला था कि ये चैप्टर्स बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारे है। हमने 40 मार्क्स एक्सपेक्ट किया था वेटेज के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के दोस्तों एवरेज वेटेज के हिसाब से। 50 मार्क्स, 50 मार्क वहां से आए, 50 मार्क्स। ऑडिट रिपोर्ट से 20 मार्क का आया है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, बहुत ज्यादा। चैप्टर नंबर 8 से, जिसमें कारो भी आ जाता है, उससे काफी पूछा गया। जो डिफिकल्ट चैप्टर मानते 3, 4, 9, 10, 3, 4, 5, 9, 10, 5, 9, 10 जो मानते हैं, तो उसमें 50 मार्क। बैंक ऑडिट सिर्फ 4 मार्क। तो आगे आने वाले समय में बैंक ऑडिट का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा। मैं बोलता हूं कि डिफिकल्ट चैप्टर से भी थोड़ा कवरेज बढ़ेगा। आने वाला पेपर थोड़ा सा और आपका हाइयर साइड में रहेगा, लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, ऐसा मुझे नजर आता है दोस्तों। चलिए, आइए अभी इस वीडियो के एजेंडा पे आ जाते हैं। मैंने हर क्वेश्चन के बाजू में चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर, हमारे बुक का कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर, डिफिकल्ट, इजी, मीडियम है, और कमेंट्स डाले हुए हैं दोस्तों। पूरे पेपर में बस यही क्वेश्चन मुझे लगा जो बच्चों को डिफिकल्ट जा सकता है। इससे सीखने वाली बात है कि पहले क्वेश्चन को बहुत सीरियसली मत लीजिए। जैसा पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन का भी पहला सब क्वेश्चन, मतलब सोची समझी रणनीति है इंस्टीट्यूट की, पहले ही तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल के तुमको टेस्ट करना। वो टेस्ट करना आता है कि पहले क्वेश्चन जब हवा टाइट हो जाए तो फिर क्या होगा। अब यहां पे हो सकता है कुछ बच्चे इतने घबरा जाए कि आगे का पेपर बराबर ना कर पाए, और कुछ बच्चे स्मार्ट है, छोड़, मुझे पता है पहले क्वेश्चन में गेम करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं बोलूंगा, अगर हो सकता है बाद में करने के बारे में सोचे, करे भी तो बहुत सीरियसली ना ले अगर कुछ नहीं आता है तो, क्योंकि पहला क्वेश्चन और बाकी पेपर एक गुद्दम अलग है, ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, ये जो पूरी कहानी है, ये पूरे कहानी का कोई यूज ही नहीं था, कोई यूज नहीं था। हाँ, ये थोड़ा यूजफुल था। डेटर चेक करना चाहते हैं, डेटर चेक करना चाहते हैं, और वो बोल रहे हैं कि डेटर का लेजर अवेलेबल है, उसके इनवॉइसेस अवेलेबल है जो डेबिट करते हैं, सेल्स इनवॉइस अवेलेबल है, डेबिट नोट अवेलेबल है, क्रेडिट नोट अवेलेबल है, इतने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, क्लाइंट बोलता है इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल है, और
ऐसा बोला है कि ऑडिटर बोलता है अच्छा इतने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मैं इसको एविडेंस मानता हूं, इसको मैं एविडेंस मानता हूं। तो यहां पे टर्म अवेलेबल मतलब क्या, अवेलेबल मतलब क्या? तो दोस्तों यहां पे आंसर ऐसा है, यहां पे आंसर ऐसा है कि जो ऑडिट एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस जो है, जितना क्लाइंट के पास, जितने डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के पास अवेलेबल है वहां से तो आता ही आता है, लेकिन सिर्फ वहां से आता ऐसा नहीं है। हम क्लाइंट को यह भी बोल सकते हैं कि आप और डॉक्यूमेंट्स जमा करो, और इंफॉर्मेशन लेकर आओ, और डॉक्यूमेंट्स बनाओ, अभी अवेलेबल नहीं होंगे तो भी प्रिपेयर करो। या फिर हम थर्ड पार्टीज, कस्टमर्स, ट्रांसपोर्टर्स और अथॉरिटीज, ठीक है, थर्ड पार्टी से भी एविडेंस ला सकते हैं। तो यहां पे ये बोलना था जितना क्लाइंट के पास अवेलेबल है उतना ही एविडेंस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोच रहे हो सिर्फ कौन से चैप्टर से है, तो ऐसा है कि चैप्टर नंबर 3 है बेटा, इसलिए इसको मैं डिफिकल्ट बोला, थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत ही कम हिंट दी, वो एक छोटे से पॉइंट, एक लाइन को उठा के आपने पूरा क्वेश्चन बना दिया, बहुत ही कम हिंट दी। दोस्तों पूरा पेपर ऐसा नहीं आएगा, प्लीज ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन को देखकर ऑडिट पढ़ने की तैयारी ना करें, ठीक है, कि भाई आप एक एक लाइन को अंडरलाइन कर रहे, एक एक लाइन को अलग ही रट डाल रहे, फिर पूरा कोर्स नहीं हो रहा, आप बह गए हो, प्लीज ऐसा नहीं कर सकते। ये एक क्वेश्चन ऐसा था, बहुत ही ज्यादा एक लाइन को खींच के इन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया। और एक्यूरेसी, डेटा का एक्यूरेसी चेक करने के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस क्या होगा? तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 पे अगर मैं आता हूं, मैं ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, और एक रिस्क तो होती है ना भाई, एबीसी एनालिसिस में एक रिस्क तो होती है। मैं जैसे बोल रहा हूं कि आपको एक्सपेक्ट नहीं, मैं बोल रहा हूं कि क्या लिखना था यहां पे। देखो ये जो पर्टिकुलर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर एविडेंस को लेकर एक चार्ट है, ठीक है, असर्शन वाइज एविडेंस को लेकर एक चार्ट है, ये बात लिखनी थी। वहां पे आपको पहले प्यार से बताना था कि पहले तो अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको डिस्कशन करना था, अवेलेबिलिटी के ऊपर, मतलब ये पूरा चार्ट वहां पे समझाने की जरूरत नहीं है, अवेलेबिलिटी का डिस्कशन जो मैंने बोला उसके ऊपर आप अच्छी खासी चीजें बोल सकते हो। ये पर्टिकुलर चार्ट से जितना भी कंटेंट आया, ये पर्टिकुलर चार्ट से आया, इतना मैं बोल सकता हूं, ठीक है। मॉड्यूल में भी वो जो पार्ट था उसमें से ये आया है, बिल्कुल ये बातें वहीं पे की हुई थी। तो आप पहले अवेलेबिलिटी के बारे में आप बिल्कुल इंजन बोल सकते हैं, आप बिल्कुल बोलिए कि ऑडिट एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है असर्शंस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, और ऑडिटर ने देखना चाहिए कि कितने अलग अलग तरह के एविडेंसेस अवेलेबल है, उसमें से भी जो बेस्ट एविडेंस है, बेस्ट एविडेंस कौन सा हो सकता है पर्टिकुलर असर्शन के लिए, वो देखना चाहिए। जितना क्लाइंट के पास अवेलेबल है वो तो अच्छी बात है, उनसे हम और भी इंफॉर्मेशन बनाने के बारे में बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी से भी ले सकते हैं, सिर्फ क्लाइंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जरूरी नहीं है। ये परफेक्ट आंसर है, इसका अगर आपने मिलता जुलता भी लिखा हो, 50% भी लिखा हो, तो मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर इन्होंने आपको फिर बताना है कि बेस्ट एविडेंस, सभी एविडेंसेस में से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाले एविडेंस को बेस्ट एविडेंस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको बताना था। उन्होंने खास बोला एक्यूरेसी के लिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से एविडेंसेस हो सकते हैं। यहां पे दोस्तों आप यहां पे शॉर्ट में वो कितना इंक्लूड करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। आप शॉर्ट में यहां पे अलग अलग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, जो हम ऐसे 500 में भी पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकम्प्यूटेशन, इंक्वायरी, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं एविडेंस इकट्ठा करने के, वो आप तुम बोलो। फिर बोलो जैसे इन्वेस्टमेंट्स एग्जांपल है, देखो ये एग्जैक्टली ये चीजें पूरी थी। अगर डेटर के लिए उसका लेजर, इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बड़े प्यारे एविडेंसेस है, लेकिन इसके अलावा और भी एविडेंसेस ले सकते हैं। सब्सिक्वेंट पैसा मिला क्या वो, सब्सिक्वेंट रिकवरी क्या वो देख सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, पिछले सालों से कंपैरिजन कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं इसको चेक करने के, ठीक है, ये आप बता सकते थे। और एग्जाम्पल भी, अगर किसी को क्लिक हुआ तो, जो मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चों को एग्जैक्टली क्लिक होगा कि यहां, क्योंकि मैंने बोला कि क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड तरीके से ड्राफ्टेड है दोस्तों, तो बस ये एक ही क्वेश्चन था, ये बस एक क्वेश्चन था। इसके बाद तो पूरी इजी चीजें शुरू हो गई। आपके टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स बताइए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। आपके जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं और आपके एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स होते हैं। 1 मार्क का था, तो मैं बोलूंगा डिफाइन भी कर दोगे तो अच्छा है। 1 मार्क का सिर्फ नाम भी बताया तो चल जाएगा, डिफाइन करोगे तो बहुत बढ़िया।
ठीक है, ऐसे कंट्रोल्स जो पूरे आईटी डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, पूरे एंटिटी के आईटी सिस्टम्स के लिए होते हैं, ना कि उसके अंदर के छोटे छोटे एप्लीकेशंस के लिए। उसको हम लोग जनरल आईटी कंट्रोल्स, उसको हम लोग जनरल आईटी कंट्रोल्स बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के जो कंट्रोल है उसको एप्लीकेशन कंट्रोल्स बोलते हैं। फिर आपको ये बहुत सिंपल, एक्सेस सिक्योरिटी, जनरल आईटी कंट्रोल, सीक्वेंस नंबर चेक। भाई इनपुट बराबर है ना, जो हम वाउचर एंटर कर रहे हैं बराबर ना, सीक्वेंस नंबर चेक, इट्स एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल। दोस्तों जनरल आईटी कंट्रोल की फिक्स लिस्ट है, ठीक है, उसकी फिक्स लिस्ट है कि भाई एक्सेस कंट्रोल रहते हैं, एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, आपके डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं, आपके प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, 4 होते हैं। तो बचा हुआ एप्लीकेशन कंट्रोल। अगर ये कॉमन सेंस से भी बच्चा चलता तो ये एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल। अगर ये समझ में भी नहीं है सीक्वेंस नंबर चेक क्या होता है सर, कि भाई सारे वाउचर्स आए ना एक सीक्वेंस में, कुछ मिसिंग तो नहीं रही, सीक्वेंस नंबर चेक। मैंडेटरी डेटा फील्ड्स, ठीक है, आपके मैंडेटरी डेटा फील्ड्स मतलब कोई इनपुट मिसिंग तो नहीं है। आसान था दोस्तों कंपैरेटिवली, ये भी मैं बोलूंगा कंपैरेटिव आसान था। आपका क्वेश्चन था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, कंप्लीशन मेमोरेंडम के बारे में बताएं, कंप्लीशन मेमोरेंडम के बारे में बताएं। आइए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ क्विकली कि भाई चैप्टर नंबर 6 में अगर मैं जाऊं, ये कंप्लीशन मेमोरेंडम देखो, मैंने ए कैटेगरी मार्क किया था, इसको ऐसे भी मैंने ए कैटेगरी मार्क किया था, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स को भी ए कैटेगरी मार्क किया था। अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो ए कैटेगरी मार्क किए गए थे ना उसमें से है। मैं बोल रहा हूं अगर कभी टाइम बचे तो ए पे ध्यान देना, लेकिन कम से कम ए कैटेगरी तो जरूर करना, ठीक है। यहां पे ये वॉलंटरी नेचर का होता है, इट इज अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत फायदे हैं, रिकंसिडर होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स, बराबर है ना, ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव किए ना। और खास करके सीनियर्स को बड़ा मजा आता है कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑडिट में रिव्यू करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम। ये समरी देखकर उनको बहुत मजा आता है रिव्यू करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो दोस्तों ये बताना था। और अगला क्वेश्चन असेंबली का था। हम जानते हैं असेंबली ऑफ ऑडिट होना चाहिए विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो कि यहां पर नहीं हुआ। तो बाकायदा आपको ऐसे का रेफरेंस देना था, ऐसे रेफरेंस, कंप्लीशन मेमोरेंडम की थ्योरी डिस्कस करना था, उसके बारे में ठीक है, तो बताना था। केस तो कुछ खास था नहीं उसके लेकर, और खास था नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए बोल के छोड़ दो ये। हाँ, यहां पे जो असेंबली वाला काम है वो बहुत लेट किया। ऑडिट खत्म हुआ अगस्त में, 20 अगस्त, 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक, मोटा मोटी बोल रहा हूं 20 अक्टूबर तक। आप एग्जैक्ट डेट निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, ये तो मार्च, अगले भाई 60 दिन के अंदर मार्च 25 में फाइनल कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। 23-24 की फाइलें मार्च 25 में फाइनल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। असेंबली 60 दिनों के अंदर होनी चाहिए, असेंबली 60 दिनों के अंदर नहीं है, ठीक है। ये आपको तो असेंबली का मतलब बताते, उसकी लिमिट बताते, केस को डिस्कस करते, फिर कंक्लूजन देते, तो बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं कि 3 तरह के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बताइए दोस्तों, एंगेजमेंट एसएस, एसआरईज, एसएईज, एसआरएस, 3 तरह के बताइए। बहुत ही आसान। और ये 3 तरह के स्टैंडर्ड्स कहां यूज होते हैं, एसए कहां यूज होते हैं, एसआरई कहां होता है, एसएई कहां होता है, एसआरएस कहां यूज होता, ठीक है। पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड कहां पे इसको होते हैं, 2-2 लाइन में बताना था भाई, बहुत आसान, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान। इसको भी एक कैटेगरी मार्क किया था अपन ने। फिर आपके एसए 5 दोस्तों, एसए 5 70 में आपका चैप्टर नंबर 7 एसए 5 70, एसए 5 70 में देखो दोस्तों, ऑपरेशनल्स, ऑपरेटिंग, मैनेजमेंट रिलेटेड, सबसे ऊपर मैनेजमेंट, उससे नीचे एम्प्लॉय, फिर आता है माल, रॉ मटेरियल, फिर होता है प्रोडक्शन, फिर होता है सेल। ऐसा आपको बोला था याद रखने के लिए। इसको ए कैटेगरी मार्क किया दोस्तों, ए कैटेगरी इसको मार्क किया था, ये आपको लिखना था। बहुत सिंपल, बहुत आसान कंपैरेटिवली। फिर अगर मैं बात करूं, पैसा लिया था, नाउ दिस इज, ये ट्रिकी थोड़ा लग सकता है, यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं। पैसा उठाया कन्वर्टिबल डिबेंचर से, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर से पैसा उठाया, जिस पर्पस के लिए यूज करना था उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया। दोस्तों यहां पे बच्चे गलती ये कर सकते हैं कि इनको
टर्म लोन वाला क्लॉज लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, टर्म लोन वाला क्लॉज नहीं लगाना था। यहां पे आईपीओ एफपीओ से पैसा रेस किया, ठीक है, पब्लिक कंपनी है, आईपीओ एफपीओ से पैसा रेस किया, प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया, वो दोस्तों तो क्लॉज 10 में रिपोर्टिंग होनी थी। देखो वैसे इंस्टीट्यूट चैप्टर नंबर 8 पे बहुत ज्यादा मेहरबान थी, बहुत ज्यादा मेहरबान, 20 मार्क का आया दोस्तों। इसको बी कैटेगरी मैंने मार्क किया था। आईपीओ एफपीओ से शेयर्स डिबेंचर से पैसा रेस किया तो प्रॉपर यूज किया कि नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट, यहां पर भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कवर होते हैं। अब यहां पे देखो क्लॉज तो एक ही है, यहां पे इन्होंने ऐसा पेपर में कहीं पे ऐसा बोला नहीं, बस ये बोला है कि इट्स अ पब्लिक कंपनी बोला हुआ है, इन्होंने रेस किया पैसा। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट से किया वो दिया नहीं, चलो, लेकिन क्लॉज तो ये लगने वाला है आपको। ये क्लॉज नंबर 10 आपको ये अच्छे से समझाना था, ठीक है, ओके। क्लॉज नंबर 10 ये दोस्तों आपको, जस्ट मिनट गाइस, 1 मिनट, यस, तो ये आपको अच्छे से समझाना था बेटा। आईपीओ एफपीओ शेयर डिबेंचर से पैसा उठाया, प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया, सब में एक ही बात बोलिए, प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं। तो ये पब्लिक ऑफर हो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट हो, दोनों में यहां पे प्रॉपर पर्पस के लिए नहीं किया तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप कारो का रेफरेंस देंगे, क्लॉज नंबर 10 का रेफरेंस देंगे, उसकी बातें बोलेंगे, केस डिस्कस करेंगे, और इन्होंने प्रॉपर पर्पस के लिए यूज नहीं किया, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया है, ये आप बताएंगे, ठीक है। वैसे इसको मैंने ट्रिकी मार्क किया, लेकिन क्लॉज नंबर 10 तो खुद ही उन्होंने देख के रखा हुआ है, क्लास नंबर 10 तो उन्होंने खुद ही देख के रखा हुआ है बेटा। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है, मतलब कौन देता है ऐसा, क्लास नंबर खुद दे दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर दोस्तों यहां पे अगला क्वेश्चन था सेल्स की एक्यूरेसी। सेल्स की एक्यूरेसी के बारे में जनरली बच्चे सेल्स का ऑकरेंस पढ़कर जाते हैं, एक्यूरेसी के बारे में इससे थोड़ा सा मीडियम लगा होगा, जो पढ़ के गया उसको तो इजी लगा होगा यार, जो पढ़ के गया है उसको तो काफी इजी ही लगा होगा। सेल्स के एक्यूरेसी के बारे में बस मैं बता दूं, आइए दोस्तों, ठीक है। सेल्स के एक्यूरेसी के बारे में पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा जानना, सेल्स का ब्रेकअप निकालना, कितना प्रोडक्ट के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस जरूरी है, सब चीजों को समझना जरूरी है पहले, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो कौन सा मेथड लगाना चाहिए, परसेंटेज की कंप्लीशन, एक्सपोर्ट में फॉरेन करेंसी का रोल आता है, रिलेटेड पार्टी में प्राइस बराबर होना चाहिए, पैसा कलेक्टेबल होना चाहिए। दोस्तों मेजरमेंट एक्यूरेसी के लिए, सेल्स के मेजरमेंट एक्यूरेसी के लिए ये बातें आपको बोलनी थी, मैंने इसको दोस्तों बी कैटेगरी मार्क किया था। नाउ फिर SS 701, बहुत सिंपल, की ऑडिट मैटर कैसे डिटरमाइन करते, की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर कैसे डिटरमाइन करते दोस्तों, की ऑडिट मैटर ये पूछा गया था। तो बहुत सिंपल, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, ठीक है, इट इज अमंग्स द मैटर, इसको ए मार्क किया दोस्तों, मैटर्स कम्युनिकेटेड टू CWG, बराबर इसको ए मार्क किया हुआ है, मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCWG, उसमें से आता है, उसमें से भी विच ऑडिटर, जहां पे ऑडिटर का जनरली नीड सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, कहां पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगता है, ठीक है, और उसमें से भी मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, ये 3 स्टेप्स के बारे में आपको बताना था, और की ऑडिट मैटर को आपको ये भी लिखना था, सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन डिटरमाइनिंग 3 स्टेप्स, और उसके अंदर ये पार्ट जरूर आना था। डेफिनेशन, आप ये डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, मैटर्स विच इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज द मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। दोस्तों बहुत ज्यादा आसान चीजें पूछी थी, ये तो बहुत ही इजी था कंपैरेटिवली। अगर मैं 5C की बात करूं, 5C की बात करूं, प्री कंडीशंस पूछ लिए यार, इसको भी ए कैटेगरी मार्क किया था, इसको भी ए कैटेगरी मार्क किया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 11 में आपके 210 की अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ मिनट, प्री कंडीशन बेटा, ये प्री कंडीशंस आपको बताएंगे, देखो ए कैटेगरी मार्क किया हुआ है, मैनेजमेंट के साथ, अगर मैनेजमेंट अग्रीमेंट में लिख के देने को तैयार है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तू बनाएगा, सिस्टम तू बनाएगा, जानकारी पूरी तू देगा, ठीक है, जो तूने वो जानकारी देगा, मैं कुछ मांगूंगा वो भी देगा, और मैं कभी पूछताछ कर सकता हूं तेरे एम्प्लॉइज से, और
फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दोनों कंडीशन मैंडेटरी है, एक भी कंडीशन नहीं रही तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों कंपैरेटिवली बहुत आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा ट्रिकी जा सकता है लेकिन मैं इजी बोलूंगा फिर भी मैं, कि एक कंपनी है जो बहुत सारे छोटे छोटे किराना दुकान वालों को सप्लाई करती है। लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ किराना शॉप्स है, रिटेल शॉप्स है, स्मॉल है वो, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स, ठीक है, आरएमएम लो है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, कौन सा कंफर्मेशन यूज करना चाहिए? दोस्तों ए कैटेगरी मार्क किया हुआ है, बहुत ये क्लिक होना चाहिए यार, ये क्लिक होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए मैं बोल देता हूं, ये तो क्लिक होना चाहिए यार। बहुत ही आपका चैप्टर नंबर 4 में अगर मैं बात करूं, दोस्तों इसको ए कैटेगरी मार्क किया, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट समझाएंगे, लेस परसुएसिव तो बताएंगे, 5 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। हमारा हर्बल लाइफ का एग्जांपल था, अगर आरएमएम लो रहता है, कंट्रोल स्ट्रांग रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स होते हैं, लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड, कोई मिसमैच नहीं है, ये 5 चीजें होती है, देन वी गो फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऑल ऑफ देम आर मैंडेटरी, ऑल ऑफ देम आर मैंडेटरी, पांचों की पांचों सारे के सारे मैंडेटरी होते हैं दोस्तों। तो आपको उसके बारे में पूरा बताना था, अच्छे से आपको बताना था, ठीक है। आइए, अगर मैं आपके एंगेजमेंट पार्टनर क्वालिटी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था बेटा। चैप्टर नंबर 11 में ऐसे 220 ऐसे 220 ऐसे 220 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है दोस्तों, देखो इसको ए मार्क किया हुआ है, आप देखें कितने इसको मैंने ए मार्क किया हुआ है, वही से आई ये चीजें। तो एंगेजमेंट पार्टनर डेफिनेटली उसको बोलना था कि सबको सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करना है, सबको क्वालिटी काम करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उसके साथ। उसको खुद को एग्जाम्पल सेट करना था, सबको इंस्पायर करना था, एक ऐसा एटमॉस्फेयर कि भाई बिंदास आके बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, लेकिन हमको गोल चाहिए, अल्टीमेटली काम बराबर होना चाहिए, रिपोर्ट बराबर बननी चाहिए, ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब क्या समझा सकते थे आप? अगर समझाना चाहो तो एक्स्ट्रा बातें हो। फिर आपका ये क्वेश्चन दोस्तों मे 24 मॉक से उठ के आया, सीधा सीधा मे 24 मॉक। आपको बोला था दोस्तों और भी क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चन ऑनेस्टली, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मॉड्यूल में कहीं नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मॉड्यूल में कहीं नहीं है, और क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है तो हमारे कॉन्सेप्ट बुक में नहीं, लेकिन क्वेश्चन बैंक में है। क्वेश्चन बैंक 330.07, मैंने इसको ट्रिकी भी मार्क करवाया था, मैंने इसको दोस्तों ट्रिकी भी मार्क कराया था, 330.07। देखो पूरा यहां पर इसको मैंने यूनिक बोला हुआ है, इसको यूनिक क्वेश्चन मे 24 मॉक में, कि भाई अजीब सा एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एआईएफएस, मतलब यही क्वेश्चन वहां पर भी, कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो रहा है, तो डेटर को लेकर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो रहा है सेल्स को लेकर, जब सेल होते तो डेटर को लेकर कंट्रोल्स में क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, कस्टमर अप्रूव होना चाहिए, उसकी लिमिट फिक्स होनी चाहिए, सेल करने से पहले डेटर से रिलेटेड, सेल करने से पहले ऑथराइजेशन होना चाहिए, जेन्युइन सेल्स होनी चाहिए, रियल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, सारे सेल्स बुक होने चाहिए, कुछ भी छूटे नहीं, डेटर का सेटलमेंट बराबर होना चाहिए टाइम पे, पैसे नहीं में तो रिमाइंडर फॉलोअप होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए, साल के एंड में एजिंग मॉनिटरिंग। देखो एक फ्लो है बेटा, एक फ्लो मैंने ये लिख के भी दिया था, कि देखो लिख के भी दिया था, इस तरह का फ्लो रहेगा। मे 24 मॉक का था, तो आईएमपी लिस्ट में भी हमेशा, आईएमपी लिस्ट में भी होगा ही होगा, हमने सारी चीजें ली थी है, हमने यूट्यूब पे सीरीज भी ली थी, उसमें भी ये कवर हो जाता है बेटा। अगर फिर मैं बात करूं एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट ऑडिट, ये इजी, मतलब मैं इसको लेस इंपॉर्टेंट मान रहा था, ऐसा नहीं दोस्तों, लेस इंपॉर्टेंट मान रहा था, बोले यार ये कौन ज्यादा पूछेगा, पढ़ाया पूरा है, अपने बुक में सब कुछ है बेटा, पढ़ाया पूरा है, सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 8 पे अगर हम लोग जाएंगे, आखिरी में अगर हम लोग जाएंगे दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट ऑडिट।
काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, खर्चा कम लगता है, नॉलेज सबका नॉलेज एक जगह पूलिंग होता है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, कंसल्टेशन होता है, क्लाइंट को बेहतर सर्विस मिलती है, बेटर क्वालिटी मिलती है, आपस में हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। ठीक है, एक बंदा छोड़ के जगह दूसरा है ना, रोटेशन स्मूथ है, ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है आपके ज्वाइंट ऑडिट के। दोस्तों सिंपल, मैंने इसको बी कैटेगरी मार्क कराया था, बी कराया था भाई, ऐसा नहीं सी बी। सिर्फ जो पहला क्वेश्चन है वो मैं यार अलग ही गंदा पूछा था इन्होंने, अलग ही गंदा पूछा हुआ था, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है यार, एक हाथ क्वेश्चन में तो इंस्टीट्यूट खेलेगी ना यार, सीए एग्जाम से चलता है इतना तो। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 580 अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताओ। मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ठीक है, उसके बारे में अदर के बारे में बताओ। देखिए दोस्तों, एक मिनट, अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के प्लान इंटेंशन के ले सकते हैं, कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए, कॉन्टिजेंसी के लिए, असर्शंस के लिए, टाइटल डीड्स के लिए। ये आपसे एक्सपेक्ट था कि अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और कहां कहां ले सकते हैं, इसको बी मार्क किया दोस्तों। और कहां कहां ले सकते हैं और किस चीज के लिए ले सकते हैं, और किस चीजों के लिए ले सकते हैं, ये कंटेंट आपको लिखना था। दोस्तों चिंता ना करें, अगर आसपास भी रहा तो मार्क्स मिलते हैं, आसपास भी रहा तो मार्क्स मिलते हैं। एकदम वर्ड टू वर्ड तो किसी का मैच नहीं होता, पूरे पॉइंट तो पॉइंट किसी के मैच नहीं होते। अगर आपका रीजनेबल भी है तो चलता है, अगर आपने फिर भी रेलेवेंट पॉइंट्स लेके उसके भी मार्क्स मिलते हैं, एक एक दो दो मार्क्स उसके ही मिलते हैं। दोस्तों फिर यहां पे आपका ड्राइंग पावर कैलकुलेशन था, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन था, 50,000 का स्टॉक था, 50,000 का स्टॉक था, उसमें से आपका 15,000 क्रेडिटर माइनस करना पड़ेगा, 30,000, 30,000 में से स्टॉक का 20% मार्जिन है। ठीक है, 20% मार्जिन है, 30,000 इंटू 24,000, 50,000 स्टॉक है, 50,000 में से आपको क्रेडिटर माइनस करना पड़ेगा। पहले कोई डैमेज स्टॉक वगैरह तो वो माइनस करते, क्रेडिटर माइनस करते, जो बच गया ठीक है उसमें से 20% और माइनस करना पड़ेगा, तो आता है 24,000। तो दोस्तों स्टॉक का जो आता है वो 24,000। फिर डेटर में से पुराने डेटर छोड़ देना, लिखा हुआ है साफ साफ, छोड़ देना है। तो 40,000, 40,000 में से 50 माइनस करेंगे तो 20,000 आता है। ये 20,000, 24,000, 20,000 आता है, तो टोटल 24,000, 24,000 विद इन सैंक्शन लिमिट है। अगर क्रॉस होता तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते, अगर क्रॉस होता तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते। तो दोस्तों वेल विद इन द लिमिट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24,000 की लिमिट रहेगी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें कि फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना चाहते हैं, प्लानिंग के 5 फैक्टर बताओ। प्लानिंग के 5 फैक्टर बताओ दोस्तों। ये काफी बार क्लास में ये काफी बार फेमस क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार आया हुआ है, पहले भी बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। ये बी कैटेगरी मैंने मार्क करके रखा है। विजिट रेटेड 3 पॉइंट, रिस्क रेटेड 3 पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन 3 पॉइंट। ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है, क्लास में बहुत बार डिस्कस किया, इस पर चर्चा की है, रेगुलर क्लास में लिखा है, बाकी क्लास में बी कैटेगरी मैंने मार्क भी किया बेटा। फिर बात करूं मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लेक्स में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या चेक करेंगे। आइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अदर एंटिटी की, तो यहां पे सिनेमा हॉल, देखो स्टार मार्क करके रखा है, एक तो ए मार्क किया है, उसमें स्टार मार्क करके रखा हुआ है इंटरनल कंट्रोल्स को। प्रिंटेड टिकट्स होनी चाहिए, सीरियल नंबर होनी चाहिए, बाउंड बुक होनी चाहिए, एडवांस बुकिंग अलग होनी चाहिए, कस्टडी में होनी चाहिए, सही बंदे के कस्टडी में होना चाहिए। हर इसका स्टेटमेंट बनना चाहिए, फ्री पास अलग होने चाहिए, एंड सो ऑन।
तो टिकट का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको कमेंट करना था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए सिनेमा हॉल में। अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये दोस्तों बहुत एक्सपेक्टेड था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको इजी मार्क किया। फिर यहां पे ऑप्शन में 2 क्वेश्चन थे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, गिव एनी 4 इंस्टेंसेस ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। आपको रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन की भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन की भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। ये यहां पे रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन, कितनी अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स देनी है, थर्ड पार्टी को कितनी देनी है, कौन से लॉ के हिसाब से, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ रिटर्न फॉर्मेट, कब किसको देनी है, इंटरनल एक्सेल किसको देनी है, टाइम टेबल कब देनी है, इसको ध्यान में रख के स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, ठीक है, प्लान ओवरव्यू किसी साथ डिस्कस करेंगे, टीम के साथ डिस्कशन, मतलब क्लाइंट के साथ कब डिस्कस करेंगे ओवरव्यू, टीम के साथ डिस्कशन क्या होगा, अदर ऑडिटर्स, स्टेटस ऑफ द वर्क, भाई क्लाइंट के साथ में प्लानिंग की मीटिंग, डिस्कशन मीटिंग, स्टेटस मीटिंग, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट की मीटिंग, इन सबको स्ट्रेटजी में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन, ये पोर्शन आपको लिखना था, ये पोर्शन दोस्तों आपको लिखना था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी मैंने ए मार्क कराया था भाई, इसको भी मैंने ए मार्क कराया था। कसम से बता रहा हूं, जो बच्चे ने फॉलो किया होगा ना पूरा, वो बहुत खुश हुआ होगा कि अरे सर आपने जो जो बोला था ना वो टपका है, जो जो आपने बोला था वो टपका है, करेक्ट। सीएसआर एक्सपेंडिचर, देखो इसको यहां पर ए कैटेगरी मार्क करके रखा हुआ है। सीएसआर एक्सपेंडिचर दोस्तों फाइनल में भी इस बार 80-90% पेपर जो ए बोला था वैसा है, यहां पर भी जो ए बोला था बिल्कुल वैसे ही आया हुआ है। सीएसआर एक्सपेंडिचर के बारे में वो तो कॉमन सेंस था, नोट्स में बताना है किस तरह की एक्टिविटीज करते हो, रेड पार्टी इन्वॉल्व लेकर कितना खर्चा करना चाहिए था, कितना कर चुके हैं, कितना बाकी है, पिछले साल से कितना बाकी है, चिट्ठा देना था सीएसआर का। कोई 135 में बहक गया होगा तो दोस्तों मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का पेपर था, कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा गया, क्या कैसा गया, हाउ वाज द पेपर, जैसा बोले वैसा था, नहीं था, क्या था, आपके मन में डाउट है सर कुछ और आंसर हो सकता है क्या, ऑल्टरनेटिव आंसर हो सकता है क्या, कमेंट करके बताइए दोस्तों मेरा नंबर है 9096000033। आप व्हाट्सएप से मेरे टच में रह सकते हैं, कोई भी आपके मन में क्वेरी होगी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। तो दोस्तों सजेशन आंसर देख लिए, आराम से बैठ के अब सोचिए आगे क्या करना है, और मैं दुआ करता हूं कि आगे आपको नहीं पढ़ना पड़े, आप ऐसे ही पास हो जाए।